ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मानव परिसंचरण तंत्र। आज के इस एक्सप्लेनर में हम शरीर के इस अद्भुत ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को डिकोड करने वाले हैं जो जीवन को निरंतर बनाए रखता है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो बिना रुके दिन रात काम करती है। आज हम इसके रहस्यों को बिल्कुल स्पष्ट और बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम जिन चीजों को कवर करेंगे वे इस प्रकार हैं। पहले हमारे शरीर के तरल पदार्थ यानी रक्त और लसीका। फिर हम ब्लड ग्रुप्स को समझेंगे। उसके बाद शरीर के वाहिका नेटवर्क पर नजर डालेंगे। फिर चलेंगे सीधे मानव हृदय के अंदर और अंत में कार्डियक चक्र को डिकोड करेंगे। जरा सोचिए, खाने में मौजूद एक छोटा सा न्यूट्रिएंट शरीर की खरबों कोशिकाओं तक आखिर पहुंचता कैसे है? और हाँ, जब भी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर अक्सर कान के पीछे या गर्दन के पास लिम्फ नोड्स को क्यों चेक करते हैं? खैर, इन सारे सवालों के जवाब हमारे शरीर के इसी शानदार फ्लूइड डिलीवरी और ड्रेनेज सिस्टम में छिपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, तरल पदार्थ यानी रक्त और लसीका। देखिए, ब्लड सिर्फ एक लाल रंग का तरल नहीं है, बल्कि ये एक बेहद खास कनेक्टिव टिश्यू है। अगर इसे हिस्सों में बांटें तो इसका 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है, जो हल्के पीले रंग का फ्लूइड है। मजेदार बात यह है कि इस प्लाज्मा में 90 से 92% तो सिर्फ पानी होता है और बाकी न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन जैसे जरूरी प्रोटीन्स होते हैं, और बचा हुआ 45% वे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें हमारी रक्त कोशिकाएं शामिल होती हैं। अब इन ब्लड सेल्स का पैमाना और इनका छोटा सा जीवनकाल सच में हैरान करने वाला है। एक रेड ब्लड सेल या एरिथ्रोसाइट को ही ले लीजिए। इसका लाइफ स्पैन महज 120 दिनों का होता है। इसके बाद इन्हें स्प्लीन में ले जाकर नष्ट कर दिया जाता है। इसीलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इन कोशिकाओं का आकार दोनों तरफ से चपटा यानी बाइकॉनकेव होता है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, एक मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ऐसा इसलिए ताकि वो ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन को ज्यादा से ज्यादा जगह दे सके। अच्छा, जब शरीर पर कभी कोई कट लग जाता है तो क्या होता है? तुरंत शरीर का एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिव हो जाता है। सबसे पहले चोट वाली जगह पर प्लेटलेट्स इकट्ठा होते हैं। वे कुछ ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो कैल्शियम के साथ मिलकर एक जबरदस्त केमिकल रिएक्शन या कहें कैस्केड शुरू करते हैं। होता यह है कि इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव थ्रोम्बिन में बदल जाता है। फिर ये थ्रोम्बिन प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजन को एक अघुलनशील जाले में यानी फाइब्रिन में बदल देता है। बस इसी जाले में मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाएं फंस जाती हैं, जिससे खून का थक्का या क्लॉट बन जाता है, बिल्कुल एक परफेक्ट सील की तरह। ब्लड के अलावा हमारे शरीर में एक सिक्योरिटी और ड्रेनेज सिस्टम भी है, जिसे लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। होता यह है कि जब खून पतली केशिकाओं से गुजरता है तो कुछ प्लाज्मा रिस कर बाहर आ जाता है। यही रंगहीन फ्लूइड लिम्फ कहलाता है। इसमें लिम्फोसाइट्स नाम की श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBCs होती हैं, जो असल में शरीर की रक्षक हैं। जब कोई इन्फेक्शन होता है तो ये लिम्फ नोड्स बैक्टीरिया को फंसा लेते हैं और वहां बहुत सारे WBCs जमा हो जाते हैं, जिससे नोड्स सूज जाते हैं। याद है शुरुआत वाला सवाल? डॉक्टर कान के पीछे इन्हीं सूजी हुई ग्रंथियों को चेक करते हैं, क्योंकि ये इस बात का सीधा सिग्नल है कि शरीर किसी बीमारी से लड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, रक्त समूहों यानी ब्लड ग्रुप्स को डिकोड करना। तो ब्लड ग्रुप्स काम कैसे करते हैं? हमारी आरबीसी की सतह पर खास तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें एंटीजेंस कहते हैं। जैसे अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उस पर ए एंटीजन होगा और प्लाज्मा में उसके खिलाफ एंटी-बी एंटीबॉडीज होंगी। इसीलिए गलत खून चढ़ाने पर रक्त जमने लगता है। अब चार्ट में देखिए, ब्लड ग्रुप ओ वालों में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं। और एबी ग्रुप वालों में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, तो वे यूनिवर्सल रेसिपिएंट बन जाते हैं। मतलब वे किसी का भी खून ले सकते हैं। एबीओ सिस्टम के अलावा खून में एक RH फैक्टर भी होता है। अब यहाँ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेडिकल कंडीशन आती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। इसे आसानी से समझें तो अगर एक RH नेगेटिव माँ के गर्भ में RH पॉजिटिव भ्रूण पल रहा हो तो पहली डिलीवरी के वक्त माँ के खून में RH एंटीबॉडीज बन सकती हैं। अगर अगली गर्भावस्था होती है तो ये एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को पार करके बच्चे की लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर सकती हैं, जिससे गंभीर एनीमिया या पीलिया हो सकता है। पर अच्छी बात यह है कि इसे रोकने के लिए डिलीवरी के तुरंत बाद मां को एंटी-RH का इंजेक्शन दे दिया जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, हमारे शरीर का वाहिका नेटवर्क यानी वो बायोलॉजिकल पाइपलाइंस जिनसे ये सारे फ्लूइड्स बहते हैं। धमनियों और शिराओं की बनावट में बहुत बड़ा फर्क होता है। आर्टरीज का काम है
ऑक्सीजन वाले साफ खून को दिल से शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाना। क्योंकि खून बहुत उच्च दबाव में होता है, इसलिए इनकी दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं। दूसरी तरफ वेन्स पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड खून को वापस दिल तक लाती हैं। इनमें दबाव कम होता है, तो खून कहीं वापस पीछे न बहने लगे, इसके लिए वेन्स के अंदर छोटे छोटे वाल्व्स मौजूद होते हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन इन दोनों नियमों के एकदम अपवाद यानी एक्सेप्शन है। अगर एवोल्यूशन के नजरिए से देखें तो हमारा परिसंचरण तंत्र सच में एक बहुत बड़ी छलांग है। आर्थ्रोपॉड्स जैसे जीवों में ओपन सर्कुलेशन होता है, मतलब दिल खून को पंप करता है और इसीलिए बड़े बड़े खाली स्थानों यानी साइनसेस में भर जाता है और अंग उसी खून में नहाए रहते हैं। लेकिन मनुष्यों में क्लोज्ड यानी बंद सर्कुलेशन होता है। इसमें खून पूरी तरह से सीलबंद वाहिकाओं के नेटवर्क से एक सटीक रास्ते से बहता है। ये प्रणाली कहीं ज्यादा कुशल और एडवांस्ड है। चलिए अब इस पूरे सिस्टम के पावर हाउस की बात करते हैं। खंड 4 मानव हृदय के अंदर हमारा दिल लगभग एक मुट्ठी के आकार का अंग है और ये पेरिकार्डियम नाम की एक डबल लेयर वाली झिल्ली में एकदम सुरक्षित रहता है। इसमें 4 कक्ष या चेंबर्स होते हैं। ऊपर के 2 छोटे चेंबर्स को एट्रिया कहते हैं और नीचे के 2 बड़े चेंबर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। खून का बहाव सही दिशा में बना रहे और वो वापस ना लौटे, इसके लिए दाईं तरफ ट्राइकस्पिड वॉल्व, बाईं तरफ बाइकस्पिड वॉल्व और धमनियों की शुरुआत में सेमिलूनर वॉल्व्स होते हैं। ये सब एक परफेक्ट लय में खुलते और बंद होते हैं। शायद ये बात कम ही लोग जानते हैं कि हमारा दिल मायोजेनिक है। इसका मतलब है कि इसे धड़कने के लिए बाहरी निर्देशों की जरूरत नहीं होती। ये अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स खुद बनाता है। ये एक शानदार इनबिल्ट फीचर है। दाहिने एट्रियम के ऊपर की तरफ साइनो एट्रियल नोड यानी SAN होता है। ये एक नेचुरल पेसमेकर की तरह काम करता है, जो बिना किसी बाहरी मदद के हर मिनट औसतन 72 बार इलेक्ट्रिकल तरंगें उत्पन्न करता है और यही सिग्नल्स हृदय की लयबद्ध धड़कन का कारण बनते हैं। और अब आते हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, खंड 5 कार्डियक चक्र। यहां हम देखेंगे कि हार्ट असल में काम कैसे करता है। मनुष्यों के शरीर में डबल सर्कुलेशन होता है, मतलब खून एक चक्कर पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजरता है। पहले पूरे शरीर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दाहिने हृदय में आता है और वहां से फेफड़ों तक जाता है। इससे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। फिर फेफड़ों से साफ ऑक्सीजन वाला खून बाएं हृदय में आता है और वहां से पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। ये हुआ सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस कमाल के डिजाइन की वजह से शुद्ध और अशुद्ध खून कभी आपस में मिक्स नहीं होते। अब इस मैकेनिक्स को भी समझ लेते हैं। जब दिल के कक्ष सिकुड़ते हैं तो उसे सिस्टोल यानी एक्टिव संकुचन वाला फेज कहते हैं, और जब वे वापस आराम की अवस्था में लौटते हैं तो उसे डायस्टोल कहते हैं। जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स एक साथ बंद होते हैं तो पहली आवाज आती है लब, और जब सेमिलूनर वॉल्व्स बंद होते हैं तो दूसरी आवाज आती है डब। जी हाँ, ये वही मशहूर लब डब साउंड है जिसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप लगाकर सुनते हैं। हार्ट की इस पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ECG के जरिए मैप कर सकते हैं। अगर आप इसके ग्राफ को देखें तो जो पहली छोटी सी लहर होती है P वेव, वो एट्रिया के सिकुड़ने को दिखाती है। उसके बाद आता है एक बड़ा सा QRS कॉम्प्लेक्स जो वेंट्रिकल्स के शक्तिशाली पंप करने को दर्शाता है, और आखिर में T वेव ये बताती है कि वेंट्रिकल्स अब रिलैक्स हो रहे हैं यानी डायस्टोल में जा रहे हैं। अचरज की बात तो ये है कि ये पूरी सिम्फनी, ये पूरा जटिल कार्डियक साइकिल मात्र 0.8 सेकंड में पूरा हो जाता है। तो जरा सोचिए, ये मानव हृदय अपने स्वयं के विद्युत ग्रिड पर हर दिन लगभग 1 लाख बार बिना रोके धड़कता है। ये कुदरत का बनाया एक बिल्कुल परफेक्ट बायोलॉजिकल इंजन है। लेकिन एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, आने वाले समय में जैसे जैसे मेडिकल तकनीक आगे बढ़ेगी, भविष्य की चिकित्सा प्रणाली इस उत्तम जैविक इंजन के साथ कैसे तालमेल बिठाएगी? क्या हम कभी इस प्राकृतिक पेसमेकर को पूरी तरह से रेप्लिकेट कर पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो जीव विज्ञान और तकनीक के भविष्य को तय करेगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। Thank you so much for visiting my YouTube channel and my unofficial biology on Facebook page. Thank you.